गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 वाक्य विचार। तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य विचार। वाक्य का अभिप्राय विभिन्न पदों के ऐसे पारस्परिक मेल से है जिससे उसे पद समूह का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो। जैसे मोर नाच रहा है, शेर दहाड़ रहा है, ओह आज तो बहुत गर्मी है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। उपर्युक्त चार पद समूह से चार सार्थक बातें प्रकट होती हैं, जिससे स्पष्ट अर्थ निकलता है कि इन पद समूहों के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। ऐसे पद समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि विभिन्न पद समूहों का यानी विभिन्न पदों का वह व्यवस्थित समूह। वाक्य विभिन्न पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य होती है। तो यहाँ एक चीज़ हम स्पष्ट कर देते हैं कि ये पद क्या है। पदों का व्यवस्थित समूह कहा गया है, तो पद क्या होता है। जैसे यहाँ हमने सेंटेंस देखा, मोर नाच रहा है। यही मोर अगर आप अकेला शब्द लिख दीजिए मोर, तो ये शब्द हो जाता है। अगर इसमें हम कह दिए मोर नाच रहा है, वाक्य में प्रयोग कर दिए, तो वह पद बन जाता है। मीन्स अगर कोई शब्द को अकेले लिखा जा रहा है तो वह शब्द है, उसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर दिए तो हम उसे पद कहते हैं, पद के नाम से जानते हैं। तो शब्द और पद एक ही चीज़ है, बस केवल थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के प्रमुख रूप से दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार अथवा जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता और कर्ता का विस्तार या जिसके बारे में कुछ कहा जाए हम उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे तोता वृक्ष पर बैठा है, तो यहाँ तोता वृक्ष पर बैठा है, यहाँ तोते के विषय में कहा गया, अतः तोता वाक्य का उद्देश्य है। विधेय देख लीजिए। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे तोता वृक्ष पर बैठा है, तोता वृक्ष पर बैठा है। तो तोता वृक्ष पर बैठा है, इसमें इस वाक्य में मीन्स यहाँ बैठा है में उद्देश्य के विषय में बताया गया है, अतः यही वाक्य का विधेय हो गया। हम कह सकते हैं तोता वृक्ष पर बैठा है, तोता जो है वो हो गया उद्देश्य और जो बैठा है हो गया, तोता का उद्देश्य है बैठना, तो यहाँ बैठा है उद्देश्य हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1, सरल वाक्य, हम इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे आयांश रो रहा है, उसे तैरना आता है। आदित्य बनारस जा रहा है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि वाक्य में एक कर्ता और एक उद्देश्य हो, तो वहाँ पर एक उद्देश्य एक अगर कर्ता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरल वाक्य होता है।
अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य उसे कहा जाएगा जहाँ पर वाक्य दो हों और दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हों। इसका मतलब ये होता है कि संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि इनका प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया है, विजय की साइकिल गुम हो गई इसलिए वह दुखी है, तो उसने खाना खाया और वह सो गया। तो यहाँ पर हम दोनों शब्दों का अलग दोनों वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। उसने खाना खाया, ये आपका एक वाक्य हो गया, और दूसरा हो गया वह सो गया। दोनों ही स्वतंत्र हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। और इसके संयुक्त वाक्य के भी भेद होते हैं, लेकिन अब चूँकि आप लोग क्लास 7 स्तर के हैं, अब ये हम कंपटीशन जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भी हम यहाँ संयुक्त वाक्य के विषय में थोड़ा सा हमने कुछ लिखा है, आप इसको देख लीजिए और मेरे साथ आप रिपीट भी कर लीजिएगा। और तथा एवं इसलिए सो अतः वरे न नहीं तो अन्यथा, लेकिन किंतु परे परंतु मगर या अथवा, लेकिन किंतु परे परंतु मगर या अथवा, या न चाहे चाहे ना की, या न चाहे चाहे ना की, हो तो संयुक्त है। इसका मतलब हुआ इतने वर्ड अगर कहीं भी रहेंगे तो बच्चों वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। आप जब 9th 10th में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको विस्तार तौर पे पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए हम चाहते हैं आप यहीं से 9th 10th तैयार कर लें। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं अब इसके बाद हम मिश्र वाक्य की। तो यहाँ मिश्र वाक्य के बारे में देख लीजिए। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हों, थोड़ा सा कट गया है, बस इतना कि उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। वाक्य में उपवाक्य व्याधिकरण समुच्चय शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आपके यहाँ सेंटेंस दिया गया है, जैसे अजय ने कहा है कि कल वह आगरा जाएगा। गौरी वह कहानी पढ़ रही है जिसे शिक्षिका ने याद करने को कहा था। अब यहाँ पे उपर्युक्त दोनों वाक्यों के उपवाक्य में व्याधिकरण समुच्चय बोधक की तथा जिसे द्वारा जुड़े हैं, अतः ये मिश्र वाक्य हैं। आश्रित व उपवाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है आप इसको देख लीजिए। अगर ये इतने शब्द जहाँ हैं तो निश्चित रूप से वह मिश्र वाक्य होता है। कि जो जहाँ जब तब तो, यहाँ पर एक शब्द आपका मिस हुआ है, जहाँ नहीं लिखा है, तो जो के बाद आप जहाँ जोड़ लीजिएगा। कि जो जहाँ जब तब तो अगर तो मिसिर है। कि जो जहाँ जब तब तो अगर तो मिसिर है। हम कह सकते हैं इतने वर्ड जहाँ पे रहेंगे निश्चित रूप से मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ रहेगा, जान लीजिए। और अगर वास्तव में कोई भी सेंटेंस है, अगर वह ज शब्द का कोई भी वर्ड है
तो उसमें निश्चित रूप से मिश्र वाक्य होता है। जैसे जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है, तो यहाँ जो आया, जो लड़का यहाँ आया, तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य जो है प्रारंभ में हो गया। आश्रित उपवाक्य वाक्य के ये प्रारंभ में भी आता है, मध्य में भी आता है और तीनों ही स्थान पे अंत में भी आ सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर याद करने के लिए एक ट्रिक लिखा है, अगर आपको दिख रहा है। विधान नकारा हुआ तो, आज्ञा विधि के प्रश्न करने पर इच्छा को संदेह हुआ तो विस्मय ने संकेत से बता दिया। इसका मतलब हुआ विधान नकारा हुआ तो विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक को ही निषेधवाचक भी कहते हैं। तो आज्ञा विधि, आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य दोनों एक ही चीज है, इसीलिए मैंने आबलिक लगा दिया है। आज्ञा विधि के प्रश्न करने पर यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इच्छा को तो इच्छावाचक वाक्य हो गया। संदेह हुआ तो संदेहवाचक वाक्य हो गया। विस्मय तो विस्मयवाचक वाक्य हो गया। विस्मयादि वाचक बोधक वाक्य, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। और संकेत से बता दिया तो संकेतवाचक वाक्य। विधान नकारा हुआ तो आज्ञा विधि के प्रश्न करने पर इच्छा को संदेह हुआ तो विस्मय ने संकेत से बता दिया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, विधान के नकारा होने पर आज्ञा व विधि ने प्रश्न किया तो इच्छा को संदेह होने पर विस्मय ने संकेत से बता दिया। तो इस प्रकार से ये हो गया विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे हम विधानवाचक कहते हैं। अगर वाक्य में नहीं है, नकारात्मक का बोध है, तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगर वाक्य में प्रश्न किया गया है, वो चाहे पहले प्रश्नवाचक वाक्य हो या बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। विस्मयादि बोधक, अगर संबोधन चिन्ह कहीं लगा है तो वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात केवल ये है कि जैसे लिखा है अरे दादाजी आ गए, तो ये विस्मयादि बोधक यहाँ शब्द है। वाक्य कब होता कि आज कितना सुहावना दिन है। अब विस्मयादि बोधक हम लास्ट में लगा दें तो ये आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। और ये अरे शब्द अकेले है तो यहाँ पर ये आपका विस्मयादि बोधक शब्द होता है। अब यहाँ हम लिख कर तो नहीं बता रहे सकते हैं, अब बोर्ड होता आपको समझा देते। बस इतना आप समझिए, जैसे अरे दादाजी आ गए, अगर यह चिन्ह जहाँ अरे के बाद लगा है तो अगर यहाँ लास्ट में कुछ सेंटेंस होते हैं लगता है तो हम उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर जहाँ आज्ञा दी जाए वहाँ पे सीधे आज्ञावाचक वाक्य हो गया। जैसे विपिन बाजार से मिठाई लाओ, जाओ तुम पुस्तक पढ़ो, सीमा यह पुस्तक अलमारी में रखो। इच्छा सूचक में क्या है, अगर इच्छा सूचक वाक्य में ये होता है कि कर्ता की कामना, इच्छा, आशा आदि का बोध हो। जैसे कर्ता की कामना, भगवान ने चाहा तो आप प्रथम आएंगे, अब तुम जा सकते हो। और यहाँ पे ये है आपका अब तुम्हारी आपकी यात्रा मंगलमय हो और अब तुम जा सकते हो। तो यह जो आपके दो वाक्य हैं नीचे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पे कर्ता का इच्छा है, कामना है और आशा है। इन तीनों वाक्यों में दोनों ही चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो ये है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह हो तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य। शायद हम आज घूमने जाएं,
लगता है शाम को बारिश होगी, मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस टाइप के वाक्य जो होते हैं संदेहवाचक कहलाते हैं। संकेत जब किसी भी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो तो हम उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप थोड़ा पहले आते तो अंशु से भी मिल लेते। अब यहाँ पर संकेत बताया गया है। फिर अगर समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। इसके पहले हमने जो वीडियो आपको बनाया था भूतकाल वाले में, तो ये सेंटेंस आपका हेतु मद भूतकाल है और सेम टू सेम यही परिभाषा भी। इसका मतलब है जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं वो भूतकाल हेतु मद भूतकाल होते हैं। तो बस इस तरह से आप याद रखिएगा कि अगर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाएगा भूतकाल और संकेतवाचक में। जैसे यदि आप थोड़ा पहले आते तो अंशु बे से भी मिल लेते। तो ऐसे ही केवल आ ए ई से वाक्य खत्म होता। होती तो अच्छी होती, क्रिया नहीं रहना चाहिए। तो सामान्य भूतकाल वो हेतु मद भूतकाल हो जाता है। खैर, अब हम वाक्य का कुछ रूपांतरण देख लेते हैं। जैसे मुझे आशा है दिखेगा आपको। तो पिताजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे, सरल वाक्य है, इसको चेंज किया गया। पिताजी कुर्सी पर बैठे और अखबार पढ़ने लगे। तो दोनों स्वतंत्र वाक्य यहाँ बना दिया गया। इस तरह से किसान गन्ने काट कर अपनी गाड़ी भर रहा होगा। तो किसान गन्ना काट रहा होगा या उन्हें अपनी गाड़ी में भर रहा होगा। फिर इसके बाद है अगला सेंटेंस, ठग माल लेकर चंपत हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? ठग ने माल लिया और चंपत हो गया। तूफान चलने के कारण मैं घर से नहीं निकल सका। तूफान चल रहा था इसलिए मैं घर से नहीं निकल सका। तो ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था और तथा एवं इसलिए सो अतः गाकर, तो आप उसको लर्न कर लीजिए, आप अपने आप जान जाएंगे। कोई भी वर्ड उससे बाहर नहीं है। यहाँ देख लीजिए, गाड़ी के सीटी बजाने पर गाड़ी चल दी। इसका मतलब गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल दी। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल दी। पिताजी के समझाने पर मैं मान गया। पिताजी ने मुझे समझाया और मैं मान गया। अब यहाँ सरल वाक्य को देखिए कैसे मिश्र वाक्य में बदला गया है। किसान ने अपनी गाड़ी का बैल व्यापारी को बेच दिया। किसान ने वह बैल जो उसकी गाड़ी का था व्यापारी को बेच दिया। देख लीजिए, मिश्र वाक्य में भी हमने बताया कि जो जहाँ जब तब तो अगर तो मिस ही रहे। तो यहाँ परिश्रमी व्यक्ति को मीठा फल अवश्य मिलता है। जो परिश्रम करता है उसे अवश्य ही मीठा फल मिलता है। यहाँ भी जो आ गया। सूर्य के अस्त होने पर तारे टिमटिमाने लगते हैं। तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है तारे टिमटिमाने लगते हैं। यहाँ जैसे आ गया। मैंने बताया रहा होगा, नहीं बताया है तो आप जान लीजिए। केवल की और अगर तो ऐसे शब्द हैं कि इनमें आए तो मिश्र है ही, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त भी जैसे कोई भी शब्द आए, जैसे जहाँ तहाँ जिधर, ये सारे शब्द आएंगे तो वो निश्चित रूप से आपका मिश्र वाक्य ही होगा। अफसर बनने पर उसका व्यवहार मधुर है। यद्यपि वह अफसर बन गया फिर भी उसका व्यवहार मधुर है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो गया। नेक्स्ट है कि तुम भी कपिल की तरह मेहनत करके उत्तीर्ण हो जाते। तो यदि तुम कपिल की तरह मेहनत करते तो तुम भी उत्तीर्ण हो जाते। तो यहाँ पर इतने वाक्य आपके ये हैं, मिश्र वाक्य हो गए। तो अध्यापक के आते ही कक्षा शांत हो गई। जैसे ही अध्यापक आए कक्षा शांत हो गई। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप देख लीजिए कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है हमेशा, और मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं। एक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है, शेष स्वतंत्र उपवाक्य उस पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं।
हम एक उदाहरण आपसे बता रहे हैं, आपके बुक में ये उदाहरण है नहीं, हम केवल आपको समझा दे रहे हैं ऐसे सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में। जैसे किसान ने वह बैल जो उसकी गाड़ी का था व्यापारी को बेच दिया। अब यहाँ जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे अवश्य ही मीठा फल मिलता है। तो आप केवल ये देखिए कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मिश्र वाक्य पहचानने में आपको 3 चीज़ देखना है। या तो जो मैंने लाइन बताया कि जो जहाँ जब तब तो अगर तो मिसिर है, ये एक हो गया। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो दूसरी ट्रिक आप देख लीजिए कि एक वाक्य ऐसा होगा जो प्रधान होगा, मीन्स मेन होगा। दूसरा वाक्य वह होगा जो उस पर आश्रित होगा। जैसे अभी हमने दिखाया था कि अगर समय पर वर्षा संकेतवाचक वाक्य में ये है आपका, अगर समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ अगर वर्षा होती तभी फसल अच्छी होती, ये इस पर निर्भर कर रहा है, तो वहाँ मिश्र वाक्य होगा। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई। अब हम चलते हैं लास्ट पेज पे। ये है, यहाँ भी संयुक्त वाक्य का मिश्र में राहुल ने बात बताई और रितु हंस पड़ी। तो यहाँ राहुल ने ऐसी बात बताई कि रितु हंस पड़ी। की से जोड़ दिया गया। वह झंडे वाला मकान है और वहाँ मैं रहता हूँ, ये संयुक्त वाक्य है। तो कहा जो झंडे वाला मकान है उसमें मैं रहता हूँ। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। यह जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अर्थ की दृष्टि से यहाँ वाक्य परिवर्तन किया गया है। विधानवाचक वाक्य यानी प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में। तो विधानवाचक है हम पिकनिक पर जाएंगे, तो क्या हम पिकनिक पर जाएंगे, हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे, ये निषेधवाचक और प्रश्नवाचक में चेंज हो गया। आज्ञा में देखिए सार्थक प्रतिदिन घूमने जाता है, सार्थक प्रतिदिन घूमने जाया करो। और विधानवाचक का ये विस्मयादि बोधक में है, गहरी चोट लग रही है। तो विस्मयादि बोधक में कैसे बदला गया, हाय कितनी गहरी चोट लगी है। यह आप हैं, अरे आप। तो इस टाइप से हमारा ये चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर रह जाएगा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ें छूटती है या कुछ इस टाइप से ऐसा है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा। हम प्रश्नोत्तर इसका कल पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी लोगों को।